भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम दो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक हमारा था भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास। दूसरा टॉपिक हमारा था ग्रीक यूनान काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास। इन दोनों टॉपिकों के यदि वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से या चैनल से यहाँ जाके देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है रोम में भौगोलिक ज्ञान का विकास, यानी कि रोमन योगदान। रोमन योगदान क्या रहा भौगोलिक चिंतन में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कालक्रम रहता है। एग्जाम में ये पूछता है कि इस काल में कौन कौन से भूगोलवेत्ता हुए। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें 5 भूगोलवेत्ता मुख्य रूप से हुए थे: स्ट्रेबो, प्लिनी, टोलमी, सोलिनस और पोम्पोनियस मेला। स्ट्रेबो 50 बीसी में हुआ था, यानी कि 50 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लिनी 50 ईस्वी में हुआ था। टोलमी 100 ईस्वी में हुआ था। सोलिनस 250 ईस्वी में हुआ था। पोम्पोनियस मेला 350 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेबो की। स्ट्रेबो 50 बीसी में हुआ था। स्ट्रेबो की एक महत्वपूर्ण बात है, स्ट्रेबो ने जोग्राफिया शीर्षक लेकर अनेक ग्रंथ लिखे। मैं आपको बता दूं पहले कि जोग्राफिया नामक एक पुस्तक का पहले रचना की जा चुकी है, जो इरेटोस्थेनेस ने की थी, लेकिन ये पुस्तक नहीं है। ये इस शीर्षक से अनेक ग्रंथ हैं, यानी कि ये कई सारी पुस्तकें हैं। तो ध्यान रखने लायक बात है, ज्योग्राफिया शीर्षक लेकर अनेक ग्रंथ किसने लिखे? स्ट्रेबो ने लिखे। उसके बाद में स्ट्रेबो का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो बार बार एग्जाम्स में आ रहा है, और महत्वपूर्ण इस पेज में यही है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि विश्व का विश्वकोशीय विवरण, ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ को 17 खंडों में प्रकाशित किया। यानी कि स्ट्रेबो ने विश्व का विश्वकोशीय विवरण, ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ को 17 खंडों में प्रकाशित किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। इसके बाद में नील नदी के बारे में भी इन्होंने कुछ बताया कि नाइल नदी में बाढ़ का कारण इथोपिया में भारी वर्षा को बताया कि इथोपिया में भारी वर्षा होगी तो नील नदी में बाढ़ आएगी। इसी प्रकार इन्होंने विसुवियस पर्वत के बारे में बात की। इन्होंने विसुवियस पर्वत को जलता हुआ पर्वत कहा। साथ ही इन्होंने पृथ्वी का आकार दीर्घ आयत के समान ओब्लोंग माना। तो ध्यान रखने की बात है, एग्जाम्स में इंग्लिश वर्ड आ सकता है ओब्लोंग, तो ध्यान देंगे आप। ओब्लोंग का नाम जहाँ आएगा उसका मतलब स्ट्रेबो है। तो पृथ्वी का आकार दीर्घ आयत के समान माना, यानी कि ओब्लोंग माना। इसी प्रकार एक अंत में एक महत्वपूर्ण बिंदु और रह गया कि ऐतिहासिक स्मृतियां, हिस्टोरिकल मेमोरीज नामक शीर्षक लेकर स्ट्रेबो ने 43 ग्रंथों की रचना की। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफिया शीर्षक और हिस्टोरिकल मेमोरीज शीर्षक। उन्होंने ज्योग्राफिया शीर्षक लेकर भी अनेक ग्रंथ लिखे और हिस्टोरिकल मेमोरीज नामक शीर्षक लेकर भी अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 43 ग्रंथ लिखे। तो ये आप ध्यान रखोगे कि 43 ग्रंथों का शीर्षक क्या था? हिस्टोरिकल मेमोरीज। उसके बाद में आता है पिलनी 50 ईस्वी में हुआ था। पिलनी ने हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक लिखी थी। पिलनी के बाद में टोलमी का महत्वपूर्ण वर्णन है। ध्यान दें कि रोमन योगदान में टोलमी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। टोलमी ने सर्वाधिक योगदान दिया और टोलमी एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता भी थे। टोलमी का काल 100 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। टोलमी जो पुस्तकें लिखी उनके बारे में बात कर लेते हैं। टोलमी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो बार बार एग्जाम्स में आ रही है, चाहे किसी भी एग्जाम हो, बार बार यही पुस्तक पूछी जा रही है, आल्मागेस्ट। आल्मागेस्ट खगोल विज्ञान व गणित का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो टोलमी की पुस्तक है आल्मागेस्ट व खगोल विज्ञान व गणित का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आल्मागेस्ट पुस्तक इज मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अभी टिक मार लो कि बार बार एग्जाम में आ रही है और इस बार एग्जाम में आपके आने की संभावना है। उसके बाद में दूसरी बुक दे रखी है ज्योग्राफिक सिंटेक्सिस, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है। फिर आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, गाइड टू ज्योग्राफी, यानी शुरू की 4 पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आल्मागेस्ट, ज्योग्राफिक सिंटेटिक्स, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, गाइड टू ज्योग्राफी, और 2 पुस्तकें मैंने और भी लिखी हैं, एनेलिमा और ज्योग्राफिया। तो ध्यान दें, ज्योग्राफिया पहले भी आ चुकी है, ज्योग्राफिया बार बार आ रही है। ज्योग्राफिया कौन कौन था? इरेटोस्थेनीज ने लिखी थी। उसके बाद में स्ट्रेबो ने इस शीर्षक को लेकर अनेक ग्रंथ लिखे थे, और फिर टोलमी दोबारा आ गए। टोलमी ने पुनः ज्योग्राफिया नाम से पुस्तक लिखी। टोलमी का कथन भी बहुत प्रसिद्ध कथन है।
भूगोल गणितीय संबंधों का विज्ञान है एवं अन्य सभी कोरियोग्राफी हैं। तो टोलमी ने क्या कहा? भूगोल गणितीय संबंधों का विज्ञान है एवं अन्य सभी कोरियोग्राफी हैं। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात, दो शब्द हैं जिनका प्रतिपादन टोलमी ने किया था, कोरोलॉजी और टोपोग्राफी। तो कोरोलॉजी और टोपोग्राफी शब्दों का प्रतिपादन टोलमी ने ही किया था। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूजीसी नेट, जेआरएफ और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होती हैं, जो भी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम है ऑल इंडिया ऑल स्टेट्स में, तो उनमें ये बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? अज्ञात देश अनजान भूमि यानी कि टेरा इनकोजिनिटा की संकल्पना का प्रतिपादक कौन था? टोलमी था। अज्ञात देश अनजान भूमि टेरा इनकोजिनिटा की संकल्पना का प्रतिपादक कौन था? टोलमी था। बंगाल की खाड़ी का आकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति भी कौन था? टोलमी। अक्षांश देशांश पदों का सर्वप्रथम प्रयोग भी किसने किया था? टोलमी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है अक्षांश देशांश वाला, ये भी बार बार एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान दें, अक्षांश देशांश पदों का सर्वप्रथम प्रयोग टोलमी ने किया था। और मानचित्र बनाने की कला का विकास भी टोलमी ने किया था। तो ध्यान दें, सर्वप्रथम मानचित्र बनाने की कला किसने बताई थी? टोलमी ने ही बताई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्षांश देशांश भी इंपॉर्टेंट है और मानचित्र बनाने की कला भी इंपॉर्टेंट है। टोलमी ने संसार के चित्र इमेजो मुंडी का निर्माण किया था। कौन से प्रक्षेप पर? शंक्वाकार प्रक्षेप पर किया था। तो टोलमी ने संसार के चित्र इमेजो मुंडी का निर्माण किया था शंक्वाकार प्रक्षेप पर। अब टोलमी के मानचित्रों की कुछ विशेषताएं हैं जो बार बार नेट्स में आती हैं, नेट एग्जाम्स में आती हैं, तो आप ध्यान दें। टोलमी के मानचित्रों में क्या विशेषताएं थी? पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया गया। दूसरी विशेषता थी विश्व मानचित्र बनाने हेतु खगोलीय सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। तीसरी विशेषता थी हिंद महासागर दक्षिण में स्थल यानी अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। चौथी विशेषता थी प्रमुख याम्योत्तर कनारी द्वीप से होकर गुजरती है। तो ये बात ध्यान दें, प्रमुख याम्योत्तर की बात पहले भी हो चुकी है। पहले किसने की थी बात? पहले की थी इरेटोस्थनीज ने बात। उसने कहा था कि विश्व मानचित्र में अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया के याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर माना गया था। अब इसने क्या किया? इसने प्रमुख याम्योत्तर कनारी द्वीप से होकर बताया है। तो ध्यान दें, उसने बताया था अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया, किसने? इरेटोस्थनीज ने, अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया। और यहाँ टोलमी ने क्या बताया? कनारी द्वीप। तो प्रमुख याम्योत्तर कनारी द्वीप से होकर गुजरती है। इसी प्रकार टोलमी ने विश्व की दक्षिण सीमा को क्या बताया? अगिशाम्बा में बताया। तो ये ध्यान दें, अगिशाम्बा विश्व की दक्षिण सीमा को चिन्हित करता है। उसके बाद में चौथा भूगोलविद था सोलिनस, जो 250 ईस्वी के आसपास हुआ था। सोलिनस ने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, संकल्पना थी, आर्विस टेरारम। आर्विस या ऑर्बिस, जो भी हम बोलना चाहें, आर्विस या आरबिस। टेरारम, ऑर्बिस टेरारम की संकल्पना टी इन ओ, देखो आप, ओ से ओ है, टी फिर टी है, तो टी इन ओ का जहाँ भी बात हो वो क्या है? सोलिनस कर रहा है। तो टी इन ओ मानचित्र किसने बनाए? सोलिनस ने बनाए थे। टी ओ मानचित्र के पूर्व में था। नीचे मैंने टी ओ मानचित्र बनाया है, देखो आप, बाहर एक घोड़ा है, उसको हम ओ आकृति में है, उसके अंदर एक टी की आकृति है। नीचे आप देखोगे तो एक टी बना हुआ है, एशिया के नीचे आप देखो तो टी की आकृति है। बीच में फिर एक नदी या समुद्र जा रहा है, नीचे उसके दोबारा एक स्तंभ है, तो ये टी की आकृति बनती है। तो टी इन ओ इसको बोलते हैं। ऊपर वाला भूखंड एशिया भूखंड, नीचे वाले दो छोटे बड़े भूखंड हैं, एक यूरोप है, एक अफ्रीका भूखंड है। इसी तरह से चारों ओर जो मैंने बिंदुकृत किया हुआ है वो पानी है। तो आप देखो, पानी के 3 हिस्से बनाए हैं, एक लाल सागर का बनाया है और एक हिस्सा एजियन व काला सागर का बनाया है। काला सागर है, काल नहीं, काला सागर, एजियन व काला सागर। एक हिस्सा बनाया है भूमध्य सागर का, जो स्तंभ था ना इसका टी का, वो था भूमध्य सागर का हिस्सा। इसी तरह एशिया में मैंने 2 जगह कुछ उभार किए हैं। तो एशिया वाले जो नक्शा उसमें देखते हैं, ऊपर वाला उभार है पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, नीचे वाला उभार है जेरूसलेम देश। तो इस तरह से इन्होंने इस टीओ मानचित्र का वर्णन किया है। 5 नंबर पर पोम्पोनियस मेला, जो 350 ईस्वी के आसपास हुआ था, ये भी लगभग अंध युग में हुआ था। तो ध्यान दें, सोलिनस और पोम्पोनियस मेला दोनों अंध युग में हुए थे। वैसे दोनों रोमन है, तो रोमन योगदान भी और अंध युग का भी ये दोनों माने जाते हैं। तो पोम्पोनियस मेला ने कौन सी पुस्तकें लिखी? कॉस्मोग्राफी व डी कोरियोग्राफी। हालांकि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकी पुस्तक कौन सी, कॉस्मोग्राफी और डी कोरियोग्राफी। प्लीज सब्सक्राइब
देखो इतनी मेहनत से जो वीडियो बनाए जाते हैं, तो हम ये आशा जरूर करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चैनल का नाम भी मैंने लिखा है 8 ज्योग्राफिक पॉइंटर, यूजीसी नेट 11 पॉइंटर। शेयर करें मैक्सिमम। ओके, थैंक यू।